हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज। तो हम लोग कल कवर कर रहे थे टीजीटी के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि था भूगोल का। हमने जो है कल क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था और ये 2001 का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें आज हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। रोज़ शाम को 7 बजे टीजीटी और पीजीटी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, लेते हैं क्वेश्चन आज का। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? निर्माण धनात्मक संचरण, ऋणात्मक संचरण, आकस्मिक संचरण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? यह है निर्माण धनात्मक संचरण। पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए कुछ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संसार की सबसे गहरी खान यानी कि 4 किलोमीटर किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राज़ील या फिर दक्षिण अमेरिका। तो भारत की जो कोलार खान है, वो सोने की खान है, वह सबसे गहरी है। तो इसमें कोई नहीं दिया हुआ। भारत की कोलार स्वर्ण खान की गहराई 3 किलोमीटर है, ये सबसे ज़्यादा गहरी है। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडल दाब कितना होता है? 1014.23 मिली बार, 1013.2325 मिली बार या फिर 1210.10 मिली बार या फिर चौथा है 1521 मिली बार। तो समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? यह होता है 1013.25 मिली बार। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समुद्र एवं 45 डिग्री अक्षांश पर वायुदाब 76 सेंटीमीटर पारा या 113.25 मिली बार होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब कम होता जाता है और 300 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब लगभग 34 मिली बार कम हो जाता है। इस तरह से दूसरा ऑप्शन करेक्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं कंदरा, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या फिर भ्रंश घाटी। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है भ्रंश घाटी। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी भाग नीचे की ओर धंस जाता है उसे रिफ्ट घाटी या ग्रेवन कहते हैं। जबकि यदि बीच का भाग स्थिर एवं किनारे के भाग ऊपर उठ जाते हैं तो रैंप घाटी का निर्माण होता है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, ये भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है और चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। देखिए प्रीवियस ईयर से क्या होता है, प्रीवियस ईयर से आपको एक क्वेश्चन का पैटर्न मिल जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम टीजीटी का प्रीवियस ईयर कवर कर रहे हैं, ये भूगोल का है। इसके बाद हम पीजीटी का भूगोल कवर करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इतिहास का कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम पॉलिटी का कवर करेंगे। एक एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम कवर करते हुए चलेंगे। जैसा आपका सुझाव हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यदि आप इतिहास भूगोल के साथ साथ किसी और सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर चाहते हैं फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको अवेलेबल करा सकते हैं। चलिए इसमें से एक गलत है, उसको आपको बताना था। भाखड़ा नागल सतलज नदी पर है, सलाल परियोजना बीज नदी पर है, दामोदर घाटी परियोजना कहाँ गंगा नदी पर है, ये नहीं गंगा पर नहीं, ये दामोदर नदी पर है, और हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। एक करेक्ट है, दो करेक्ट है और चौथा करेक्ट है। तीसरा करेक्ट नहीं है, यह गंगा नदी पर न होकर के दामोदर नदी पर स्थित है, दामोदर घाटी परियोजना। अब बात कर लेते हैं दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल दोनों में स्थित है। इसे पूर्व में बिहार व पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था पूर्व में, लेकिन अब नहीं कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम पाया जाता है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या फिर झारखंड में। तो भारत में यूरेनियम मुख्य रूप से कहाँ, जादूगोड़ा की खान है झारखंड में, वहाँ पाया जाता है। जबकि थोरियम केरल में पाया जाता है। और ये आपको याद रखना है, यूरेनियम जादूगोड़ा खान झारखंड में और थोरियम केरल में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह क्या है, निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक रूप से नहीं किया जाता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम या फिर पोलोनियम। तो प्लूटोनियम क्या है, ये कि कृत्रिम रेडियो सक्रिय विखंडन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जबकि अन्य सभी तत्व क्या हैं, ये प्राकृतिक रूप में अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। पोलोनियम के सभी तत्वों में सर्वाधिक
27 समस्थानिक होते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत या फिर खंड पर्वत। तो दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। खरीफ फसल की अवधि क्या है? जून से सितंबर, अप्रैल से जून, अक्टूबर से दिसंबर या फिर जनवरी से अप्रैल। तो जून से सितंबर का जो अवधि होता है वह क्या है? वह खरीफ फसल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और यही होता है। आप देख लेते हैं खरीफ, जायद और रबी, हमारे भारत में 3 तरह की फसलें होती हैं बेसिकली। जून से सितंबर ये खरीफ की फसल है, अप्रैल से जून जायद की फसल है और अक्टूबर से दिसंबर ये रबी की फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून चलती है मई से सितंबर तक, नवंबर से जनवरी तक, अक्टूबर से जनवरी तक या फिर उपरोक्त कभी नहीं। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून कब चलती है? मई से सितंबर, नवंबर से जनवरी, अक्टूबर से जनवरी या फिर उपरोक्त में से कभी नहीं चलती है। तो कब चलती है? यह चलती है कभी नहीं, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून 5 जून को केरल में मानसून विष्ठों के साथ क्या होता है? प्रारंभ होता है एवं सितंबर में लौटना प्रारंभ कर 30 अक्टूबर को भारत के केरल राज्य को भी छोड़ देता है। इस तरह से केरल राज्य में सर्वाधिक 5 महीने दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा होता है और भारत में कुल वर्षा का 74% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा होता है। और इस तरह से चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ये कब से है? जून से अक्टूबर तक रहता है। इनमें किसी कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो चौथा ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसका तारीख एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन घट जाता है, आधा दिन बढ़ जाता है या फिर आधा दिन घट जाता है। होता क्या है? एक दिन बढ़ जाता है। पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम से पूरब एशिया से अमेरिका जाते समय एक दिन घटा लिया जाता है, अर्थात पश्चिम से पूरब जाते समय सोमवार को सोमवार कर लिया जाता है, अर्थात हमें एक दिन का लाभ हो जाता है ये, या एक दिन बढ़ जाता है, इस तरह से इसको बोल सकते हैं। अर्थात 2 सोमवार मिल जाते हैं, यानी कि जिस दिन आप जाएंगे उस दिन आपको 2 सोमवार मिल जाएगा। चलिए, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? 2000 से 2000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस या फिर 5000 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना है? लगभग। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। होता कितना है? इसका जो तापमान है सूर्य की सतह अर्थात फोटोस्फीयर का तापमान लगभग 5700 यानी 5700 डिग्री सेल्सियस या फिर 6000 केल्विन माना जाता है, जबकि सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 से 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। इस तरह से चौथा ऑप्शन क्या है? हमारा सही है। निम्नलिखित को सुमेल करना है। खेतड़ी क्या है? खेतड़ी किसकी खान है? आप भली भांति जानते होंगे। खेतड़ी क्या है? ये तांबा की खान है। खेतड़ी तांबा। निवेली, निवेली क्या है? तो निवेली जो है लिग्नाइट कोयला है। निवेली लिग्नाइट कोयला। जादूगोड़ा क्या है? जादूगोड़ा बेसिकली लोहा नहीं, यूरेनियम की खान है। और कुंद्रे मुख ये लौह अयस्क क्षेत्र है। तो आइए मैच करते हैं। इसमें जब आप मैच करेंगे तो पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा हुआ, इससे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। खेतड़ी, यहाँ देख पा रहे हैं आप, खेतड़ी तांबा, नेवेली लिग्नाइट कोयला, जादूगोड़ा यूरेनियम, कुंद्रेमुख लौह अयस्क। और नेवेली कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है, आप नोट कर सकते हैं। खेतड़ी राजस्थान में है, नेवेली तमिलनाडु में है। सील क्या है? सील बताना आपको क्या है? कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित लंबवत चादर, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर या फिर मुड़ी हुई चादर, या फिर चौथा है अवनमन। सील क्या है? सील जो है बेसिकली कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? बालुका प्रस्तर क्षेत्र में, चूना पत्थर क्षेत्र में, ज्वालामुखी क्षेत्र में, या फिर चौथा है जलोढ़ निर्मित क्षेत्र में। चट्टानों की घुलनशीलता प्रमुख है चूना पत्थर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। जॉन स्ट्रेटा थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? टेलर, ब्लेचार्ड, हर्बर्टसन या फिर हार्टसन। तो जॉन स्ट्रेटा थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था टेलर के द्वारा। पहला ऑप्शन करेक्ट है। आइए कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट। टेलर को जॉन स्ट्रेटा थ्योरी को प्रवास कटिबंध सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं?
प्रवास कटिबंध सिद्धांत भी बोला जाता है, स्ट्रेटा थ्योरी को। यह सिद्धांत मानव प्रजातियों के संबंध में प्रतिपादित किया गया था और इस सिद्धांत के अनुसार पुरानी प्रजातियां प्रवास करके महाद्वीपों के किनारे तथा बाद में विकसित प्रजातियां महाद्वीपों के भीतरी भागों में बसी हुई पाई जाती हैं। ये था बेसिकली जॉन स्ट्रेटा थ्योरी। किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएस में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, खासकर पीसीएस में। 1901, 1911, 1921 और 1951। तो कब ऋणात्मक वृद्धि हुई थी? 1921 को, और 1921 को जनसंख्या का विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। 1921 में 251.32 मिलियन जनसंख्या थी, जो कि इससे पूर्व 1911 में 252.09 मिलियन थी, अर्थात 0.77 मिलियन की कमी पाई गई थी या हुई थी। और इसी को जननांकी विभाजक वर्ष भी कहा जाता है, वर्ष 1921 को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, 22 मार्च को, 23 सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को। यह होता है 22 दिसंबर को। चौथा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, अतः 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, जो दक्षिणी गोलार्ध में है। और इस दिन क्या होता है? दिन बड़ा होता है। पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है? ओटावा, सीन, टाइन या फिर उपयुक्त किसी के नहीं। तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पेरिस क्या है? ये फ्रांस की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी नगर, फैशन नगरी है, जो सीन नदी पर स्थित है। इसको फैशन नगरी भी कहते हैं। किसको? सीन को, पेरिस को। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? मद्रास और विशाखापत्तनम, कलकत्ता और बम्बई और मुर्मुगांव, या फिर चौथा है विशाखापत्तनम और मुर्मुगांव। तो किससे किया जाता है? सबसे ज़्यादा किया जाता है विशाखापत्तनम और मुर्मुगांव से। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। भारत में मर्मागोवा एवं विशाखापत्तनम मुख्य लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह हैं। विशाखापत्तनम से मुख्य रूप से जापान को निर्यात होता है। इसके अतिरिक्त न्यू मंगलौर से ईरान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। इस तरह से चौथा ऑप्शन करेक्ट है। भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। दूसरा है औसत वर्षा वाले क्षेत्र में मानसूनी वन पाए जाते हैं। तीसरा है निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। या फिर चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्या है? ये उपरोक्त सभी हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? चेकोस्लोवाकिया, प्राग, डेनमार्क, कोपेनहेगन, इथियोपिया, क्या है? अदिस अबाबा है, फिजी नहीं है, युवा नहीं है, कोरिया, पियोंगयांग। तो ये कौन सा ऑप्शन गलत था? ये पूछा गया था। तीसरा बेसिकली गलत था। युवा फिजी की राजधानी है, जबकि इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। इसकी राजधानी क्या? अदिस अबाबा है। युवा किसकी है? फिजी की राजधानी है। आप नोट कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संसार की छत किसको कहा जाता है? ये तो आपको पता होगा। हिमालय पर्वत को, राकी पर्वत को, मैक्सिको पठार को, या फिर पामीर पठार को। ये बोला जाता है पामीर पठार को। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैस्पियन सागर या झील स्थित है पूर्णतः यूरोप महाद्वीप में, पूर्णतः एशिया महाद्वीप में, कुछ अफ्रीका में और कुछ एशिया में, कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में। तो ये कहाँ है? कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैस्पियन सागर एशिया के कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं ईरान तथा यूरोप के अजरबैजान एवं रूस से लगा है, अतः एशिया एवं यूरोप दोनों में आता है क्या? कैस्पियन सागर झील। चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है? 21 मार्च को होता है, 21 जून को होता है, 23 सितंबर को होता है, या फिर 22 दिसंबर को होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत होता है, कब होता है? यह होता है 22 दिसंबर को। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेते हैं अगला क्वेश्चन और बढ़ते हैं अपने अगले टारगेट की तरफ। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? आइसो हाइट क्या है? वर्षा। आइसो बार्स क्या है? दबाव। आइसोथर्मस क्या है? तापमान। आइसो हेल्स क्या है? आर्द्रता। चलिए, आइसो हेलाइन समान सूर्य के प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। बाकी क्या है? सभी क्या हैं? सुमेलित हैं। तो आइसो हेल्स क्या है या फिर आइसो हेलाइन क्या है? यह है
समान सूर्य के प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। ये आइसोहाइट वर्षा है, इससे रिलेटेड है। आइसोबार्स दबाव है। आइसोथर्मस तापमान है। लेकिन आइसोएलान क्या है? समान सूर्य के प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? बलुई, चिकनी, दोमट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोमट मिट्टी जिसमें मृतिका, बालू एवं गाद तीनों का मिश्रण होता है, पौधों की उपज के लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए लेते हैं आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन इस 2001 की प्रश्न पत्र का, खासकर टीजीटी भूगोल का। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें मृतिका का अनुपात अधिक तथा बालू के कण कम होते हैं। बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतिका व मात्रा कम होती है। मृतिका, बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है। या फिर चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होता है? मृतिका, बालू और गाद का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। और ये रहे 2001 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर सॉल्व पेपर, जो कि ये टीजीटी का था। यह 2001 का टीजीटी का सॉल्व पेपर था। पार्ट 1 मैंने कल डिस्कस किया हुआ था। यदि आपने नहीं देखा तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है, ये 2001 के क्वेश्चन पेपर का। इसके बाद हम लोग 2002 का देखेंगे और बढ़ते क्रम इसी तरह से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।